नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटे। आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। नई दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में खेल विश्वविद्यालय निर्माण के लिए चिन्हित 12.317 हेक्टेयर वन भूमि स्थानांतरित करने का अनुरोध किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गंगा और उसकी सहायक नदियों पर स्वीकृत 7 जल विद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार गंगा और अन्य नदियों की निर्मलता के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए विशेषज्ञों की तरफ से दी जाने वाली संस्तुतियों का पालन करते हुए प्रदेश के सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने सभी विषयों पर सकारात्मक आश्वासन दिया, जिसके लिए पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बुधवार को नई दिल्ली में लॉरेंस एंड ट्रूबो के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में हाल में हुई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायता और राहत पुनर्वास कार्यों में सहयोग के लिए 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में प्रदान की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने LNT के इस सराहनीय सहयोग के लिए कंपनी के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में कॉरपोरेट सेक्टर का ये योगदान राज्य सरकार के लिए बड़ी सहायता साबित होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता के साथ कर रही है। देवप्रयाग विधानसभा से बीजेपी विधायक विनोद कंडारी ने HNN संवाददाता योगेश आर्य से खास बातचीत की है और उसमें कहा कि प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अपनाओ अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि GST के 2 स्लैब खत्म होने से व्यापारियों और आम जनता को बड़ी राहत पहुंची है और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक विनोद कंडारी जी हमसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर किस तरह देखें कि अब अभियान जो है चलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से आत्मनिर्भर भारत को लेकर के और घर घर स्वदेशी को लेकर के अब बातचीत की जा रही है, तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि लोकल फॉर वोकल की जो बात की जा रही थी उसको किस तरह से विश्व पटल पर लेकर जाया जाए? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के माध्यम से हमने बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए। जैसे GST को लेकर, GST के जो 2 स्लैब में हमने जो कम किया है उसको लेकर, और आम कार्यकर्ता जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो आम व्यक्ति तक पहुंचा। और जो माननीय मोदी जी ने जो है केंद्र सरकार GST पे जो छूट दी है, उपहार मैं इसको समझूंगा, तो इसको लेकर हम जनता के बीच में गए। और स्वदेशी को लेकर में भी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। हम हर कार्यकर्ता हर व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। और जो मोदी जी का जो सपना है, और हम सब लोग चाहते हैं कि स्वदेशी जो हमारी वो वस्तु है उसको मजबूती मिले, उसके लिए हम सब लोगों को, आम नागरिक को आगे आना चाहिए। जो लोकल क्षेत्र में समूह सहायता से जुड़कर महिलाएं काम कर रही हैं, लोकल जो उत्पादन है उनको बढ़ाने का काम कर रही हैं, उसको विश्व पटल पर पहचान मिले, उसके लिए आप किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अभी 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में अभी था, हमारे टिहरी जिले के विधायक भी थे। हमने जो है सरस मेला, जिसमें क्या कि महिला समूह द्वारा अपने प्रोजेक्ट, अपने उत्पादन को लेकर जो अपना जो सामान है उसको लेकर आए। कल में भी कुछ खरीदारी कल मैंने भी किया। निश्चित तौर पर हमारे गांव में, हमारे नगर में जहाँ भी महिला समूह है, क्योंकि हमारा स्वदेशी का जो हमारे गांव का जो, जैसे मैं पहाड़ की मैं बात करूँ, अपने यहाँ जो स्वदेशी हमारा जो है, बहुत सारी महिलाएं दाल लेकर आई थी, बहुत सारी मैं जूस लेकर, बहुत सारी कालीन लेकर आए थे, कैप जो टोपी वोपी बना के लाए। तो हम लोगों को इन लोगों से खरीदारी जरूर करें, जिससे कि हमारी आर्थिकी, ग्राम आर्थिकी मैं इसको कह सकता हूँ, उसको हम मजबूत कर सकते हैं। महिलाओं को लखपति और करोड़पति बनाने के लिए अब जो है अभियान की शुरुआत की गई थी, कैबिनेट में भी कहा गया था, और किसके लिए जो है नई नई योजनाएं लाई जाएंगी। किस तरह से देखा जाए कि अब महिलाएं जो लखपति बनी हैं उनको जो है करोड़पति की दिशा में किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, महिला समूह को हमारी सरकार अनेक प्रकार से मदद करती है। अभी हमने जो बहुत सारी हर ब्लॉक की महिला समूह को हमने, भी हमारी सरकार ने 10-10 लाख रुपए, जो सरस मेला जो मुनिकृति में जो चल रहा है, वहाँ पर CM साहब ने उनको चेक प्रदान किए। तो हमारी सरकार की पहले हमने कहा लखपति दीदी हम बनाएंगे, अब हम उसको करोड़पति बनाना चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्या है कि सरकार की जो प्राथमिकता है, और वास्तव में हर महिला चाहती है कि मैं स्वरोजगार से जुड़ूं, और भारत सरकार की, उत्तराखंड सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है।
आत्मनिर्भर भारत को लेकर के ये जो महीने भर का कार्यक्रम बनाया गया है कि हर घर स्वदेशी के लिए जो है लगातार जो है जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे, आयोजन भी किए जाएंगे कार्यक्रमों के, ताकि जो है लोग जागरूक हो सकें कि स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी खरीदना है, ताकि जो आर्थिकी है वो मजबूत हो। इसके लिए क्या आपके लेवल पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? लेकिन जो स्वदेशी को लेकर माननीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है और पार्टी ने एक प्रोग्राम तय किया है, उसकी हमारी बहुत सारी हमारी कार्यशालाएं भी हो चुकी हैं और जो ये कार्यक्रम उन्नत जो इसके लिए हमारे प्रदेश के जो कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त संगठन ने कर दिया और उसमें जो स्वदेशी वाला जो का लेकर हम आम जनमानस तक उसको संपर्क करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी आपदा के हालात रहे और ऐसे में जो है आपके क्षेत्र में भी कुछ छुटपुट घटनाएं देखने को मिली, उनको लेकर के किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि बॉर्डर्स आए तो कई मकान क्षतिग्रस्त हुए, उनको किस तरह से पुनर्वास का कार्य हो, उन्हें सहायता पहुंचे, किस तरह से उनका पूरा खाका तैयार कर शासन को भेजा आपने? देखिए, बहुत सारे लोगों को हमने मुआवजा भी बांट दिया है और जैसे देवप्रयाग में बहुत ऐसी स्थिति आ गई थी कि वहाँ पर जो है स्लाइडिंग होती, मकान नीचे आ सकते हैं और मैं कह सकता हूँ कि मैंने 10 दिन के अंदर, मात्र 10 दिन के अंदर भारत सरकार से बात करके वहाँ पर जो ट्रीटमेंट जो शुरू हो देवप्रयाग बाजार में शुरू हो चुका है, मतलब 10-15 दिन से वो काम शुरू हो चुका है। विधायक जी, क्योंकि देवप्रयाग जो एक धार्मिक स्थल है और कहीं ना कहीं वहाँ जो एक विकास की रफ्तार है वो होनी चाहिए थी, कामकाज तो हो रहे हैं लेकिन रफ्तार, धीमी रफ्तार को लेकर सवाल उठते हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, मैंने आपको देवप्रयाग नगर की मैं बात करूँ, मैं दूसरे पुल का भी मैं शिलान्यास करने जा रहा हूँ। टुनेश्वर का मैंने पुल बनाया जब से, और बहुत सारे यात्रियों पे आने की वृद्धि और हम संगम को भी और अच्छा बनाने का पूरा नगर पालिका के माध्यम से हम उसको कर रहे हैं और अभी कुछ दिन बाद में जो है वहाँ पर एक ब्रिज और है, उसका ये शिलान्यास करने जा रहा हूँ। अंतिम सवाल ये है कि जीएसटी को लेकर के जिस तरह से 2 स्लैब कम किए गए हैं, उसको लेकर के लगातार जो है व्यापारियों से मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी के लेवल पर भी मुलाकात की जा रही है, किस तरह का रिस्पांस आ रहा है? हालांकि कांग्रेस तो ये कह रही है कि जो है उत्सव भी खुद मना रहे हैं, लूट खसोट भी खुद 8 साल तक की, और खुद ही व्यापारियों के बीच जा रहे हैं, जबकि व्यापारी खुश नहीं है। देखिए, मैं स्वयं अपनी विधानसभा में 5-7 बाजारों में जीएसटी को लेकर गया और आम जनमानस में भी बड़ा उत्साह है और जो व्यापारी वर्ग उसमें खुश है कि उनकी जो है बिक्री बढ़ गई है। और मैंने व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने विधानसभा सभी लालों से मिला, मैं अब वो लोग जहाँ देवप्रयाग हो, चाहे मलिता हो, चाहे कीर्तिनगर हो, चाहे अन्य बाजार भी हो, तो लोगों में जीएसटी में जो स्लैब जो सरकार ने कम किया उसमें आम जनमानस को उसको काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं और खुशी भी महसूस कर रही है। कांग्रेस के सवाल को किस तरह? देखो, कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में क्या है आप जानते हो, कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं ये भी आप भी जानते हो, हमारे नेता क्या कहते हैं हम ये जानते हैं। हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं। हम अगर डायलॉग करते हैं तो डायलॉग को विकास के रूप में डिलीवर भी करते हैं। चलिए, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे भाजपा विधायक विनोद कंडारी जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन इस भट्ट के साथ में योगेश आर्य, H24/7 देहरादून। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग किए जाने के फैसले का हरिद्वार के संतों ने स्वागत किया है। स्वामी प्रबोधानंद गिरी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि धामी सरकार एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड जिहादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा था और लगातार देवभूमि में बांटने का काम किया जा रहा था। अब बोर्ड भंग होने से इस तरह की साजिशों पर रोक लगेगी और समाज में एकता का संदेश जाएगा। एक्शन 24/7 ने इस मुद्दे पर हिंदू रक्षा सेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज से खास बातचीत की। बातचीत में क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। सरकार द्वारा मदरसा बोर्ड को भंग करने के फैसले को लेकर पूरे राज्य में चर्चाएं तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना जी से हम बात करते हैं। स्वामी जी, क्या कहना है आपका? मदरसा बोर्ड भंग करके उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने देवभूमि के स्वरूप को बचा लिया है, क्योंकि मदरसा बोर्ड केवल जिहादी गैंगों को बनाने का काम करता था और जो इस्लाम के बच्चे हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करता था। गजवाए हिंद के नाम पर यहाँ पर उनको गलत शिक्षा दी जाती थी और ये तो दुर्भाग्य है। देश में सबके लिए एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए और इसकी व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने की है और उत्तराखंड बोर्ड के द्वारा आप सभी शिक्षा ग्रहण करेंगे और अल्पसंख्यकों की शिक्षा की सहयोग के लिए
अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक भी उन्होंने बनाया है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में अब उत्तराखंड देवभूमि के स्वरूप को बचाया जा सकता है, और मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ पुष्कर सिंह धामी जी को। भगवान उनको इसी प्रकार की शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे। स्वामी जी ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय चौधरी, HNN न्यूज, हरिद्वार। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दीपावली पर सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी सार्वजनिक रास्तों, सड़कों और आंतरिक मार्गों पर पटाखा बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन जय भारत सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि अगले वर्ष से पटाखा बिक्री के लाइसेंस केवल चिन्हित खुले मैदानों में ही निर्गत किए जाएंगे। और जिस पर व्यापारी संगठनों में सहमति यहां देखने को मिली है, प्रशासन ने पटाखे की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये निर्धारित किया है और आवेदन की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर तय की गई है। पटाखा बिक्री केवल 17 से 21 अक्टूबर तक ही होगी। प्रतिबंधित क्षेत्रों में पलटन बाजार, घंटाघर और साथ ही साथ धामावाला और मोती बाजार, रामलीला बाजार, आनंद चौक, करणपुर और अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में शामिल है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त है। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में छात्र महासंघ चुनाव के लिए आज नामांकन पूरा हो गया है। प्रशासन ने सभी पदों के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। अध्यक्ष पद के लिए तिलक राज पाठक और नेहा रावत आमने सामने हैं। उपाध्यक्ष पद पर निशा शाह और हीना आर्या, सचिव पद पर निखिल कपकोटी, संयुक्त सचिव पद पर प्रियंका और कोषाध्यक्ष पद पर पूजा कपकोटी निर्विरोध नामांकित है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि मतदान गुरुवार को होगा। मतदान प्रक्रिया सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात किए गए हैं। महासंघ चुनाव के लिए आज नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है और उनकी जांच कर ली गई है। अध्यक्ष पद पर तिलक राज पाठक, नेहा रावत ने अपना नामांकन कराया। उपाध्यक्ष पर निशा शाह, उपाध्यक्ष छात्रा पर हीना आर्या, सचिव पद पर निखिल कपकोटी, संयुक्त सचिव पर प्रियंका तथा कोषाध्यक्ष पद पर पूजा कपकोटी ने अपना नामांकन कराया। उधम सिंह नगर में बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर अभियान को लेकर पहले लोगों में जो डर था, अब वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। शुरुआत में लोगों को लग रहा था कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद बिजली के बिल बढ़ जाएंगे, लेकिन अब तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट है। जिन घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं वहां नॉर्मल बिल आ रहा है और सिस्टम पूरी तरह से पारदर्शी नजर आ रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ है। उधम सिंह नगर के काशीपुर में कभी लोगों की निगाहों में शक का कारण बना स्मार्ट मीटर अब भरोसे का प्रतीक बनते जा रहा है। स्मार्ट मीटर को लेकर जो डर और भ्रम कभी लोगों के मन में था, अब वो धीरे धीरे मिटता हुआ नजर आ रहा है। सरकार की यह हाईटेक पहल अब जनता के भरोसे में तब्दील हो रही है। स्मार्ट मीटर के लिए वही कहना है, जो हमारा बिल है वो तो हमारा ठीक आ रहा है, लेकिन जो और लोग हैं उनका कहना यह है कि बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। किसी का 1000 का आ रहा था तो अब 1800 का, 1500 का ऐसे आ रहा है बिल। लेकिन लोगों का शिकायत यही है कि बिल ज़्यादा आ रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि बिल लोग कम ही है, लगभग मतलब सेम ही है। जैसे पहले आ रहा था वैसे ही अब आ रहा है। वही है, जो जैसे पहले लाइट आ रही थी वैसे अब आ रही है। आने वाले फ्यूचर में लोग कह तो रहे हैं कि रिचार्जेबल होगा, ये होगा, वो होगा, बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होता है इसका। लेकिन अभी तो फिलहाल जैसे था वैसे ही चल रहा है। शुरुआत में लोगों को लगता था कि मीटर लगने से बिल बढ़ जाएंगे, वहीं अब हर घर में नॉर्मल और पारदर्शी बिल आने लगे हैं। बिजली विभाग का कहना है कि तकनीकी गड़बड़ियां अगर कहीं भी सामने आ रही हैं, तो उन्हें तुरंत दुरुस्त कर दिया गया है। अब उपभोक्ताओं को ना तो लाइन में लगना पड़ेगा, ना किसी बिचौलिए पर निर्भर रहना होगा। अभी जो फिलहाल स्मार्ट मीटर लगे हैं हमारे मोहल्ले वगैरह में, हमारे घर पे भी लग चुका है। उसमें कहीं कहीं इशू आ रहा है, मगर हमारे घर में ठीक ठाक चल रहा है सब। बाकी जो आने वाले भविष्य वगैरह में जो भी शायद इसमें इम्प्रूव करा जाए, वैसे तो ठीक चल रहा है सब। बेहतर है इसमें, आप मैंने सुना है इसमें चिप वगैरह भी लगेगी, तो उसके लिए बेहतर रहेगा। आपको ऑटोमेटिक बिल वगैरह पेज मिल जाएंगे आपको सारा, तो मोबाइल पर रिचार्जेबल हो जाएगा, तो उसमें सुविधा काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको। लगता है हमें लाइन में नहीं लगना पड़ेगा।
और बाकी कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का दिक्कत भी है, इशू भी आ रहा है कुछ, बाकी हमारा तो नहीं आया, जैसे इसे ठीक करा जाए, बाकी तो और कुछ नहीं है इसमें। बिजली के लिए मोबाइल की तरह रिचार्ज करो और बिजली का उपयोग करो। स्मार्ट मीटर को लेकर विपक्ष की तरफ से चलाया गया विरोध अभियान अब खुद लोगों के अनुभव के आगे धराशायी होता हुआ दिख रहा है। लोग अब इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में एक सकारात्मक कदम मान रहे हैं। शुरुआत में उपभोक्ताओं को डर था कि इन हाईटेक मीटरों से बिजली बिलों में भारी इजाफा होगा, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं कि बिल पहले की तरह सामान्य आ रही है। हमारे घर पे भी लग चुका है और इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लोगों ने अफवाह फैला रखी थी इस तरीके से कि ये हो रहा है, कुछ इशू आ रहे हैं, लोगों ने बताया था, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जैसा बताया था लोगों ने, नॉर्मली चल रहा है। हमारे घर पे भी जितना पहले बिल आ रहा था उतना ही आ रहा है। बेनिफिट ये रहेगा कि इसमें रिचार्ज वगैरह के भी सुनने में आ रहा था, बहुत सी चीज़ें आएंगी, बाकी भविष्य में ही देखा जाएगा क्या होगा। बाकी तो अभी नॉर्मल चल ही रहा है, तो ये कहना चाहूँगा, बाकी तो हम तो ऑनलाइन करते हैं। लोगों ने माना कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद पारदर्शिता आई है और गलत बिलिंग की परेशानी भी खत्म हो गई है। पहले जहां जनता का आरोप था कि सरकार जेब पर डाका डाल रही है, वहीं अब हकीकत कुछ और है। अब उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं। आने वाले समय में मोबाइल फोन की तरह बिजली को रिचार्ज करना होगा। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर सिस्टम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। टेक्निकल टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। उपभोक्ताओं को अब ज्यादा सुविधा मिल रही है और शिकायतें भी कम हो गई हैं। उधम सिंह नगर के काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। 10 अक्टूबर को करवा चौथ है, लिहाजा तैयारियां तेज है। चमोली के ज्योतिर्मठ में बाजार सज चुके हैं। दुकानदारों का कहना है कि उम्मीद है इस बार अच्छी कमाई होगी। चमोली के सरहदी सीमांत नगर ज्योतिर्मठ में करवा चौथ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों से क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के चलते बदले मौसम के मिजाज के कारण सीमांत के ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों की आमद कम रही है। आज मौसम खुलने के बाद नगर क्षेत्र के बाजारों में धीरे धीरे रौनक लौटने लगी है। को बता दो कि वैसे देखा जाए तो पूरा विकास करने से मंदी का दौर चल रहा है, जो बाजार की स्थिति बहुत निराशाजनक है। और सबसे बड़ी बात है, लोगों ने ऋण लेकर कुछ ऐसा करके लोगों ने लोन लेकर के सामान मंगाया हुआ है, लाखों का सामान मंगाया हुआ है। जिस हिसाब से बाजार की जो स्थिति चल रही है उसमें बहुत ही ना के बराबर बिल्कुल जिसको बोलते हैं व्यापार चल रहा है। और जो व्यापारी हैं उनका जो माल है वो वैसा का वैसा पड़ा है। और ख़ास तौर से जो 1-2 महीने से हम देख रहे हैं बाज़ार में बहुत ज़बरदस्त मंदी है। और यह जिस जोशीमठ के अगर बाज़ार की बात करें तो बताया यह जा रहा है कि 40% दुकानों में केवल बोनी नहीं हो रही है। जो कहते हैं कि किसी दुकान का बोनी होता है, किसी खाता खोलना होता है। अगर किसी दुकान में अगर 40% दुकानों में खाता नहीं खुल रहा है तो समझा जा सकता है कि जोशीमठ व्यापार की स्थिति क्या है। और दूसरी बात, जो ऑनलाइन की व्यापार है उससे भी लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो शॉपिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से जोशीमठ का जो 70% जो व्यापार है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मुख्य बाजार ज्योतिर्मठ में करवा चौथ व्रत को लेकर सीमांत क्षेत्र की महिलाएं भी व्रत की खरीदारी में जुट गई हैं। त्योहारी सीजन के चलते अब क्षेत्र के व्यापारियों के चेहरे की रौनक भी लौट रही है। करवा चौथ पर्व की तैयारी में महिलाएं खरीदारी में व्यस्त नजर आ रही है। 16 श्रृंगार और सजावटी थालियों की मांग भी बढ़ गई है, जिससे व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि की उम्मीद है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो 2 दिन से यहाँ पे तेज बारिश और बर्फबारी हो रही है ऊपर इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, तो जो सीमांत क्षेत्र के जनता है, लोग हैं वहाँ के रहने, वो अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, जिस कारण व्यापार में काफ़ी फर्क पड़ा है पिछले 2-3 दिनों से। तो आज देखो, आज थोड़ा बादल लगे हैं, लेकिन आज मौसम बारिश रुकी है, तो आज उम्मीद है हमें कि कुछ लोग आए बाहर निकल के और हमारा व्यापार चल सके अच्छे से। करवा चौथ के अवसर पर अन्य पूजा सामग्री और 16 श्रृंगार से लेकर सजावटी थालियों की मांग अधिक दिख रही है। विशेष रूप से सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पर महिलाएं सजने संवरने का सामान खरीदने में व्यस्त दिख रही है। इस बार करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। बाजार की खरीदारी थी वो होनी थी, लेकिन मौसम खराब होने के कारण लोग घर से बाहर नहीं निकले। फिर भी लोग थोड़ा थोड़ा बाहर निकले हैं। लोगों में उत्साह है त्योहार को लेकर, और मुझे विश्वास है कि आज भी भीड़ रहेगी, क्योंकि आज मौसम साफ है और कल भी मौसम साफ दिखा रहा है। जो
तो मुझे लगता है कि काफ़ी खरीदारी इस बार होने वाली है बाज़ार में, क्योंकि लोग पहला त्यौहार है ये और महिलाओं में बहुत ज़्यादा जोश है। दुकानदार आरती उनियाल ने बताया कि करवा चौथ के लिए बड़ी संख्या में चूड़ियां, बिंदी, मेहंदी और श्रृंगार का सामान मंगवाया गया है। महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं। अभी 2 दिन बाकी हैं, लिहाजा व्यापार में वृद्धि की संभावना तो नजर आ रही है। ज्योतिर्मठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुए मौसम के बदलाव का असर चमोली की उच्च हिमालय भ्यूंडार वैली में मौजूद फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क में साफ नजर आ रहा है। यहाँ पश्चिमी विक्षोभ के चलते अच्छी बर्फबारी देखने को मिली है और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह विश्व धरोहर फूलों की घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई है। चारों तरफ जहां भी नजर पड़े वहां बर्फ ही बर्फ देखने को मिल रही है। विदेशी सैलानियों की आमद के साथ कुल 15,689 पर्यटकों की आमद यहां पर पहुंच चुकी है, जिसमें पार्क प्रशासन को करीब 32,71,750 का राजस्व हासिल हुआ है।